नमस्कार साथियों। जैसा आपको पता है कि वित्तीय वर्ष 25-26 के आईटीआर की फाइलिंग का तिथि घोषित हो चुकी है और तिथि करीब भी आ चुकी है। तो आज मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आपको आईटीआर के संबंध में एक संक्षिप्त रूपरेखा दे सकूँ, संक्षिप्त के साथ साथ स्पष्ट भी जो हो। जो लोग पहली बार आईटीआर करने आ रहे हैं, पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उनको पंजीयन करना पड़ता है। पंजीयन के बाद आईटीआर की फाइलिंग होती है, फिर सत्यापन होता है और उसके बाद तब जाके हमारा आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट निकलता है। इन सब चीज़ों से तो आप वाकिफ़ होंगे ही, पर पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आईटीआर के कुछ और बातें भी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और जो एक संक्षिप्त रूप से एक करदाता को पता होना चाहिए और बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक होती है आय के स्रोत। इनकम टैक्स एक्ट ने आय के 5 स्रोत बताए हैं। पहला स्रोत है आपका वेतन, दूसरा स्रोत है आपका गृह संपत्ति से आए, जैसे जो लोग अपना मकान वगैरह किराए पे दे देते हैं, दुकान वगैरह किराए पे दे देते हैं। तीसरा हमारा है जो हमारी व्यवसाय से या व्यापार से आय हो। व्यापार या व्यवसाय से आय का मतलब जैसे जो लोग दुकान चला रहे हैं तो वो व्यापार कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो पेशा कर रहे हैं, तो उनकी जो आय है वो व्यावसायिक आय हो गई। तो आपको समझ में आ गया ना, व्यापारिक आय और व्यावसायिक आय। तीसरी अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में लोग परेशान हो जाते हैं। तो कैपिटल गेन का जो अर्थ होता है वो होता है कि पूंजीगत संपत्ति से होने वाली आय या हानि। अब आप पूछेंगे कि पूंजीगत संपत्ति क्या होती है। पूंजीगत संपत्ति होती है कि जैसे हमने शेयर में पैसा लगाया हुआ है, म्यूचुअल फंड खरीदा है, ज़मीनें खरीदी हैं या मूल्यवान धातुएं हमने खरीदी हैं, हम उसका व्यापार करते हैं। जब महंगी होती हैं तो हम खरीद लेते हैं और दाम बढ़ने का इंतज़ार करते हैं। कभी कभी दाम बढ़ भी जाता है तो हमें लाभ होता है और कभी कभी दाम घट भी जाता है तो हमें हानि भी होती है। इसलिए कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस दोनों चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आय के 5 स्रोत बताए हैं, जिसमें से 4 मैंने आपको बताए। पहला मैंने बताया आपका वेतन से होने वाली आय, दूसरा मैंने बताया रेंटल प्रॉपर्टी से होने वाली आय, तीसरा मैंने आपको बताया कि बिजनेस से होने वाली आय या प्रोफेशन से होने वाली आय, और चौथा मैंने आपको बताया कैपिटल गेन से होने वाली आय या लॉसेस। और जो चीज़ें इन चारों में कवर नहीं होती हैं उन्हें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यानी अन्य स्रोतों से आय के मद में हम डाल देते हैं। जैसे बैंक के में हमने एफडी रखी हुई है, उस पर हमें ब्याज मिल रहा है। जो हमारे सेविंग खाते में पैसा रखा हुआ है उस पर हमें ब्याज मिल रहा हुआ है। जो हमको लॉटरी लग गई या हमको कहीं से पुरस्कार मिल गया, तो इस तरह की जो आय होती है वो अन्य स्रोतों से हुई आय के अंतर्गत आती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और स्पष्ट कर दूंगा कि लोग जो शेयर में पैसा लगाते हैं तो अगर ज़्यादा दिन पैसा लगा रहता है तो उन्हें डिविडेंड आता है। डिविडेंड भी इनकम फॉर अदर सोर्सेज यानी अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत ही मानी जाती है। तो आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि हमारे 5 आय के जो स्रोत होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार वो क्या क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमें हमारे कई फॉर्म होते हैं इनकम टैक्स में, हमारे लिए कौन सा फॉर्म उचित है। अक्सर क्या होता है कि जानकारी के अभाव में लोग हमारा गलत फॉर्म भर देते हैं और हमको तो खाली हमारा टीडीएस जो हमारा कट्टा है वो वापस आ जाए, हमारा रिफंड वापस हो जाए, बस इतने से ही हम मतलब रखते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा फॉर्म अप्लीकेबल है और कौन सा फॉर्म आपको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अंततः जवाबदेही तो करदाता की ही होती है। करदाता को ही जवाब देना होता है। जो उसका मीडिएटर होता है, जिसने उसका आईटीआर भरा हुआ है, उसे जवाब नहीं देना होता है। अब यहाँ पर मैं आगे की बात ना करते हुए आपको फॉर्म बताता हूँ और वो फॉर्म किसके लिए अप्लीकेबल है ये बताता हूँ।
जैसे जो हमारे वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए ITR 1 भरा जाता है। ITR 1 भरने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त कि उसकी वेतन से आय हो, उसको जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसका खाली एक मकान हो, उसका वो अन्य स्रोतों से आय हो सकती है, और कुल जो सकल प्राप्तियां हैं यानी उसका वेतन भी जोड़ लिया, रेंटल प्रॉपर्टी भी जोड़ ली, OS भी जोड़ लिया। OS माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सारी प्राप्तियां जोड़ ली जो किसी भी सूरत में 50 लाख रुपए वार्षिक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक आपने, अगर आप मेरी बात ध्यान से तो सुन नहीं रहे हैं, अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे होते तो आपको पता होता कि यहाँ मैंने कैपिटल गेन का नाम नहीं लिया है। यहाँ पे अगर आप शेयर से पैसे की आमदनी हो रही है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। बात समझिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें आपको लाभ या हानि हो रही है और वो आपको दिखाया जाना जरूरी है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। ITR भरने की जो शर्तें हैं वो कहती हैं वेतन प्लस एक रेंटल प्रॉपर्टी से होने वाली आय, मात्र एक, प्लस अदर स्रोतों से होने वाली आय, और इन सब का जोड़ 50 लाख रुपए वार्षिक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं ITR नंबर 2। ITR नंबर 2 जो बना हुआ है वो ऐसे लोगों से बना हुआ है, ऐसे लोगों के लिए बना हुआ है जो रेंटल प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करते हैं। कि आपकी ज़मीन पड़ी है, आपने मार्केट बनवा दिया, उसमें दुकानें निकलवा दी, या फ्लैट बनवा दिए, या छात्रावास बनवा दिया, तो एक तरह से रेंटल इनकम आपकी हो रही है। अगर आपकी रेंटल इनकम हो रही है और एक से अधिक आपके पास मकान हैं तो आप ITR 2 भरेंगे। अब आप ITR 1 नहीं भर सकती हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके पास एक से अधिक संपत्ति से होने वाली आय है तो आप ITR 2 भरेंगे, और यहाँ पर आप कैपिटल गेन अगर आपका है या लॉस है तो आप दिखा सकते हैं, और अन्य स्रोतों से अगर आपकी आय है तो आप दिखा सकते हैं। आप इस चीज़ को मैं एक बार फिर रिमाइंड कर दे रहा हूँ, उसको आप रिवाइज कर लीजिए कि आपकी ITR 2 कौन भरेगा? जिसकी एक से अधिक प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही हो, कैपिटल गेन हो, अन्य स्रोतों से आय हो। तब क्या यहाँ रोक है? हाँ, यहाँ रोक है कि अगर आपकी व्यवसाय या व्यापार से आय है तो आप ITR 2 नहीं भर सकते हैं। कोई गड़बड़ हो गई? नहीं गड़बड़ हो। फिर सुनिए, अगर आपकी व्यवसाय या व्यापारिक आय है तो आप ITR 2 नहीं भर सकते हैं। अगर नहीं है, खाली आप रेंटल इनकम कमाते हैं और एक से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी है तो आप ITR 2 भरेंगे। अच्छा, अब आते हैं ITR 3 पे। ITR 3 सबसे विशुद्ध फॉर्म है। यही एक फॉर्म था जो इनकम टैक्स ने सबसे पहले लॉन्च किया था, और इसमें सब कुछ समाहित है। आप वेतन से आपकी आय है, प्रोफेशन से आपकी आय है, पेशे से आपकी आय है, व्यापार से आपकी आय है, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी आय है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये सारी आय आप यहाँ दिखा सकते हैं। अच्छा, कौन पात्र है भरने के लिए? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ITR 1, 2, 3, 4 का ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था दिखाती है कि आप या तो व्यक्तिगत हों या HUF हों, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इसके बारे में मैं विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल आप अपने लिए समझिए कि एक व्यक्तिगत जो व्यक्ति है वो 1 से 4 तक भर सकता है। तो 3 क्लियर हो गया। 3 ही वो फॉर्म होता है जिसे बड़े बड़े व्यापारी भरते हैं, जिनकी जो ग्रॉस टर्नओवर है वो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ जैसा भी है। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। ये व्यक्तियों के लिए विशुद्ध फॉर्म है। अब आते हैं ITR 4 पे। ITR 4 जो होता है ये अनुमानित कराधान योजना है, यानी एक लंब सम इनकम आप बता दीजिए तो सरकार इस पे कहती है कि नहीं, हम आपके कागज पत्तर बहुत नहीं चेक करेंगे, आप एक लंब सम बता दीजिए, हम उसी हिसाब से आपका कैलकुलेट करके ITR फाइल मान लेंगे। तो इसको
भर कौन सकता है, मैंने बताया ITR 1 से लेकर 4 तक व्यक्ति या HUF भर सकता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी वेतन से होने वाली आय, आपकी किसी विशिष्ट व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय और अन्य स्रोतों से होने वाली आय यहाँ पर दिखाई जा सकती है। कैपिटल गेन यहाँ नहीं दिखाया जाता है। एक बार रिवाइज कर लीजिए जो मैंने बात बताई है कि यहाँ पर आप कैपिटल गेन नहीं दिखा सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ पूरी बात कि अगर आप ITR 4 भर रहे हैं तो क्या क्या दिखा सकते हैं। वेतन से होने वाली आय, एक संपत्ति की रेंटल इनकम आप यहाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो 2 चला जाएगा ना, ठीक है। एक आपकी रेंटल इनकम आप यहाँ दिखा सकते हैं। आप किसी व्यवसाय या व्यापार से होने वाली आय यहाँ दिखा सकते हैं। आप अन्य स्रोतों से आय दिखा सकते हैं। क्या नहीं दिखा सकते? कैपिटल गेन यहाँ नहीं दिखा सकते, यहाँ इसका प्रावधान नहीं है। ITR 1 और ITR 4 में कैपिटल गेन नहीं है, ITR 2 और ITR 3 में कैपिटल गेन है। सीधा सीधा समझ लीजिए, ITR 1 और ITR 4 में कैपिटल गेन नहीं है, ITR 2 और ITR 3 में कैपिटल गेन है। और एक से अधिक हाउसिंग प्रॉपर्टी ऐसे अगर रेंटल इनकम है तो ITR 2, और बाकी के लिए एक। 3 में क्या है? कोई कैपिंग नहीं है। 3 में एक से अधिक अगर आपकी रेंटल इनकम है तो भी आप दिखा सकते हैं। उलझिए नहीं, उसमें प्रॉब्लम आपको हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। देखिए 2 और 3 में एक अंतर है। 2 कहता है कि आपकी व्यावसायिक इनकम नहीं होनी चाहिए और 3 कहता है कि आपकी व्यावसायिक इनकम होनी चाहिए, बस सिंपल। 1 में क्या है कि हमारे एक हाउसिंग प्रॉपर्टी हो, वेतन हो, OS हो, कैपिटल गेन ना हो। 2 क्या कहता है कि हमारा वेतन ना हो, हमारा व्यावसायिक या पेशे से इनकम ना हो, एक से अधिक प्रॉपर्टी हो, OS हो, कैपिटल गेन हो, चल जाएगा। 3 क्या कहता है? कुछ भी हो, सब कुछ चलेगा, नो कैपिंग, नो कोई दिक्कत नहीं। 4 क्या कहता है कि वेतन हो, एक संपत्ति से होने वाली रेंटल इनकम हो, व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय हो, OS हो, क्या नहीं हो? कैपिटल गेन नहीं हो। अच्छा, पहले और चौथे के लिए नियम ये है कि आपकी जो सकल प्राप्तियां हैं वो 50 लाख से ज़्यादा न हो। 2 और 3 के लिए हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो कुल मिला के आप बात समझिए कि ITR 3 सबसे विशुद्ध फॉर्म है। अगर आप केस की झंझट से बचना चाहते हैं तो ITR 3 भरिए, मेहनती फॉर्म है। ITR 3 किसी भी सूरत में आप खोलेंगे तो 80-90 पेज से कम का फार्म नहीं है, मेहनत लगती है, लेकिन हाँ सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाता है। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि इनकम हेड बता दी, मैंने आपको ITR फॉर्म बता दिया। अच्छा, मैं डेट भी बता दे रहा हूँ कि इस साल डेट क्या रखी हुई है। आप जान लीजिए कि ITR 1 के लिए और ITR 2 के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आप भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। बात आप समझ लीजिए, ITR 1 और ITR 2 के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है। ITR 3 और ITR 4 के लिए 31 अगस्त मेरे ख्याल से 31 अगस्त होता भी है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। जी हाँ, 31 अगस्त आपके ITR 3 और ITR 4 फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। तो इस डेटों का ध्यान रखते हुए आप अपना फॉर्म ज़रूर भरें। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आगे कि कुछ प्रपत्र चाहिए होते हैं इन ITR फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपके पास फॉर्म 16 आप अपने विभाग से ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपकी पूरा ब्यौरा आपका दर्ज मिल जाता है। उसी आधार पे आपका ITR फाइल करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप क्या बोलते हैं 2 या 3 के ITR की बात करते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपकी व्यवसाय की जो प्राप्तियां हैं, जो आपकी कैश बुक है, वो आपकी अवेलेबल आप करवाइए कि कितना आपने प्राप्त किया। 2 या
2 में हम भरेंगे या 3 में भरेंगे या 4 में भरेंगे, वो आपका जो कर सलाहकार होगा वो तय करेगा उस चीज़ को देखते हुए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो इस तरह से आपकी प्राप्तियाँ आ गई। जितने भी आपके बैंक खाते हैं उसमें 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो भी उसका ट्रांजैक्शन हुआ है, जो आपका साल भर का ब्यौरा है, वो आप निकाल के आप दीजिए, स्टेटमेंट आप निकाल के दीजिए। तो स्टेटमेंट मिल गया आपका, जो भी आपके अगर आप व्यापारी हैं तो सेल परचेज आपकी चाहिए, अगर आप क्या बोलते हैं वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो फॉर्म 16 चाहिए, अगर रेंटल इनकम आप कर रहे हैं तो कितनी आपने रेंटल इनकम प्राप्त की, क्या आपने मरम्मत करवाई, इसके खर्चे चाहिए। तो ये इतनी चीज़ें आपकी चाहिए। अब आते हैं कुछ डिडक्शंस पे आते हैं कि कुछ आपको छूट मिलती है। नई योजना और पुरानी योजना में फ़र्क होता है। पहले मैं पुरानी योजना के बारे में बताऊंगा। पुरानी योजना के अंतर्गत हमें 80C से 80U तक बहुत ढेर सारी हमें डिडक्शन हमें प्राप्त होते हैं। अब उसके बारे में मैं बताऊँ, आपने जितने भी LIC जीवन बीमा की जो भी किस्तें आपने दी हैं, जो भी आपने प्रोविडेंट फंड में निवेश किया है, जो भी आपने पेंशन योजना में निवेश किया है, और जो भी बच्चों की फ़ीस वगैरह आपने दी है, इन सारी रसीदें आप इकट्ठा कर लीजिए। ये सब 80C के अंतर्गत आती है और साल भर में 1.5 लाख रुपए का ये डिडक्शन यानी छूट आपको दिलाती है। इसके बाद भी अगर आपके नियोक्ता ने 80CCD2, मैं बता रहा हूँ आपको, 80CCD2 में अगर अंशदान किया है तो 50,000 रुपये अतिरिक्त आपको उस 1.5 लाख के अलावा डिडक्शन मिल जाता है। यानी कि 80C, 80CCC, 80CCD1 में 1.5 लाख और 80CCD2 में 50,000, यानी कुल मिला के 2 लाख की छूट मिल जाती है। अब हम बात करते हैं 80D। अगर आपने चिकित्सा बीमा लिया हुआ है, अगर आप 60 साल से कम हैं तो 25,000 रुपये तक की छूट आपको यहाँ पर आपके लिए अनुमन्य है, और अगर आप 60 साल से ज़्यादा हैं तो 50,000 रुपये तक की छूट अनुमन्य है। अगर आपका चिकित्सा व्यय कुछ हो रहा है और आपने बीमा नहीं लिया है और आप 60 साल से ऊपर हैं तो आपको जो चिकित्सा का जो खर्च की जो छूट है वो 50,000 रुपये तक आपको मिल जाती है। अब मैं तो वीडियो समझने के लिए बना रहा हूँ, मुझे क्या पता कि आप 60 साल के हैं या 60 साल से कम के हैं, तो मैं दोनों की बातें बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ कि इसके बाद होती है 80DDB। आपने अगर गंभीर बीमारियों का इलाज कराया है तो उसमें आपको 40,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक, अगर आप 60 साल से कम हैं तो 40,000 रुपये और 60 साल से ज़्यादा हैं तो 1 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपने अपने बच्चे के लिए शिक्षा लोन लिया हुआ है और उसके ब्याज की अदायगी आप शुरू कर रहे हैं तो उस दशा में आपको उस पूरे ब्याज की छूट आपको मिल जाती है जो आप जमा करते हैं। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आप विकलांग हैं, विकलांग की 2 बातें हैं, या आप स्वयं विकलांग हैं या विकलांग आश्रित हैं। अगर आप स्वयं विकलांग हैं तो 80U इस्तेमाल होगा, और अगर आपके घर में कोई विकलांग आश्रित है तो 80DD इस्तेमाल होता है। तो उस दशा में क्या है कि आपको 75,000 रुपये की एक मुश्त छूट मिल जाती है, और अगर गंभीर रूप से विकलांग हैं तो 1,25,000 रुपये की जो छूट है वो अनुमन्य है। मैं फिर बता रहा हूँ, 80U स्वयं विकलांग करदाता के लिए होता है और 80DD जो होता है वो विकलांग आश्रित के लिए होता है। 80G की बात करें, अगर आपने जो पंजीकृत संस्थाएं हैं उनको अगर आप दान देते हैं तो उनको दिया गया दान भी आपके आय में डिडक्शन क्रिएट करता है। सबको दान मत दीजिए, देख लीजिए कि सामने वाला 80G के अंतर्गत पात्र है कि नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में आप दान करते हैं या किसी धर्मार्थ संस्था को दान करते हैं जो रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उसी को, सबको नहीं। अगर आप किराए पे मकान लेके रहते हैं
तो 60,000 रुपये तक का आपका किराया का भी आपको छूट मिल जाती है आपकी आय में से। आपका आय ये कर्मचारियों के लिए है, इसे 80GG कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ब्याज पे कुछ छूट मिलती है 80 TTA। अगर आप 60 साल से कम हैं और आपके बचत खाते पर आपको 10,000 रुपये तक का ब्याज मिलता है तो उसकी डिडक्शन, उसकी छूट मिल जाती है। अगर आप 60 साल से ज़्यादा हैं तो यही छूट बढ़ के 50,000 रुपये तक हो जाती है। तो ये सारी छूटें रहती हैं। आपके लिए क्या उपयोगी है या पिछले वित्तीय वर्ष में आपने ऐसा क्या कार्य किया है, इसमें से कौन सी छूट मिल सकती है, वो आप अपने सलाहकार के पास बैठ के आप समझ लीजिए। तो ये सारी मैंने एक छोटा सा संक्षिप्त आपको रूपरेखा मैंने आपको बताई हुई है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं सेवा शुल्क पे। जब आपका ITR फाइल किया जाता है तो उसका कुछ सेवा शुल्क होता है। उस सेवा शुल्क, जैसा कि आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि सेवा शुल्क के लिए कैसे हो। सेवा शुल्क में आने से पहले कुछ चीज़ें और ही बतानी हैं कि जब आपका ITR भर दिया जाता है तो 30 दिन के अंदर में उसे वेरीफाई करना भी ज़रूरी होता है, और अगर ये वेरीफाई नहीं किया जाता है तो इसको विभाग अपूर्ण मान लेता है और आपके ITR को निरस्त कर देता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपका ITR जो भरा गया है वो वेरीफाई भी हो गया हो। वेरीफाई होने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आधार OTP से उसको वेरीफाई कर लिया जाए। इसीलिए यहाँ पर आधार पर मोबाइल नंबर लगा होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ITR जब भरा जाता है तो कुछ प्रपत्र बनाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटेशन और बैलेंस शीट। कंप्यूटेशन क्या होता है? जो आपको ITR मिलता है ना, वो एक्नॉलेजमेंट होता है, वो एक तरह की रसीद होती है। वो ITR कैसे भरा गया है, क्या आपकी ग्रॉस इनकम निकाली गई है, क्या आपका नेट प्रॉफिट निकाला गया है, और क्या आपको डिडक्शन दिए गए हैं, क्या टैक्सेबल इनकम बनी है, ये जो पूरा ब्यौरा होता है ना, ये कंप्यूटेशन में होता है। इसलिए जब भी आप लोन कराने बैंक जाते हैं तो बैंक वाला आपसे कंप्यूटेशन मांगता है। और जो बिजनेस संदर्भ में जो होता है वहाँ पे बैलेंस शीट मांगी जाती है। बैलेंस शीट में आपके कितनी आपने सेल की, कितनी आपने परचेज़ की, कितना आपके पास रेस्ट ऑफ स्टॉक है, क्या आपके खर्चे हैं, कितनी आपके पास पूंजी है, कितना आपके पास उधार है, कितना आपने उधार दिया हुआ है, ये काफ़ी कुछ ब्यौरा होता है। इसी के साथ लगभग 8-9 और अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और इनकम हेड, इन्वेंट्री अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, डेबिटर अकाउंट, बहुत ढेर सारे अकाउंट बनाए जाते हैं बैलेंस शीट के अंतर्गत। एनेक्सर्स बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इससे पता चलता है कि बिजनेस आपका कैसा चल रहा है, इसलिए इतने अकाउंट बनाए जाते हैं। नॉर्मली क्या है, लोग आते हैं कहते हैं खाली ITR भर दीजिए, हमें जब आवश्यकता होगी तो हम कंप्यूटेशन या बैलेंस शीट बना लेंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हम कहेंगे तो लोगों को खराब लगेगा, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट बने, फिर आपका ITR भरा जाए, फिर उस ITR का कंप्यूटेशन बने। मैंने क्या कहा, सबसे पहले बैलेंस शीट बननी चाहिए, बैलेंस शीट के बाद आपका ITR भरा जाना चाहिए और फिर उस ITR का एक आपको कंप्यूटेशन बनना चाहिए। तो इस तरह से ये ITR की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब आते हैं हम सेवा शुल्क पे। अगर सेवा शुल्क की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि जैसा काम हो, ITR 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये 500 से लेके 1500 या उससे ज़्यादा, जैसा उस पर कार्य है उस आधार पे फीस ली जानी चाहिए। ITR 2 की अगर मैं बात करूँ तो ITR 2 में चूँकि कैपिटल गेन शब्द आ जाता है और कैपिटल गेन में काम बहुत बढ़ जाता है, इस वजह से यहाँ 2500 से लेके 5000 रुपये या उससे ज़्यादा, जैसी मेहनत हो उस हिसाब से आपकी फ़ीस ली जानी चाहिए। अगर ITR 3 की मैं बात करूं, जो व्यवसायिक वर्ग का होता है, यहाँ पर भी 2500 से लेके 5000 प्लस, जैसा वर्ग हो उसके आधार पे ITR फाइल का शुल्क लिया जाना न्याय संगत है। अगर ITR 4 की बात करूं
तो ये ITR 1500 से लेकर 2500 रुपये तक का, क्योंकि अनुमानित आय होती है, यहाँ उतनी मेहनत नहीं करनी होती है, इसलिए यहाँ पे कम फीस लिया जाना चाहिए। ये सिर्फ ITR फाइल करने की फ़ीस है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें कंप्यूटेशन भी चाहिए, तो सामान्यतः 500 रुपये आपसे अतिरिक्त की मांग की जाती है। और अगर आप बैलेंस शीट मांगते हैं जिसमें सारे अकाउंट मैंने बताए हों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, डेबिटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, सो ऑन बहुत ढेर सारे अकाउंट होते हैं, तो लगभग 1500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से ये चार्ज आपसे लिया जाना चाहिए। और आप कहेंगे कि फीस कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में बहुत कम पे लोग कर रहे हैं। लोग कैसे कर रहे हैं मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको अपना काम एक उचित रीति से और सही प्रकार से कराना चाहिए, जहाँ पे सेक्शंस का अच्छे से फॉलो किया गया हो और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से दिए हैं उनका पालन हो। क्योंकि समझिए अंततः सारी जिम्मेदारी आपकी ही है, करदाता की ही है। जो आपका मीडिएटर है, जो आपका कर सलाहकार है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर कोई जवाबदेही नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, आप उसके यहाँ से फाइल उठा लेंगे, कहीं और कराएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा हुआ, अच्छा हुआ तो आपसे जो फीस लिया है वो वापस कर देगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के यहाँ से, जो ज्ञानी हो, जिनके पास अनुभव हो, आप उनसे काम कराएं। अब आप कहेंगे नए लोगों को काम कैसे मिलेगा, एक प्रश्न ये भी होता है। हाँ, नए लोगों को भी काम दिया जाना चाहिए, लेकिन वो नए लोग भी सिंसियर होने चाहिए, काम सीखने वाले होने चाहिए। मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये कुछ दिनों के लिए इस काम को शुरू करते हैं और शेष समय वो किसी अन्य काम में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप दूरी बना के रहें, क्योंकि वो आपको एक अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे। मैं एसिंग कंसल्टेंसी से बात कर रहा हूँ, अश्विनी कुमार सिंह। मैंने आपको गाइड करने की भरपूर कोशिश की है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मैंने फिर कहा कि मैंने कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाया है, मैंने कोई लाइक्स के लिए या टाइमिंग के लिए वीडियो नहीं बनाया है। मेरा एक एजुकेशनल वीडियो है, आप इसको देखें, समझें और जहां उचित लगे आप अपना ITR वहां कराएं, क्योंकि सभी मेरे भाई बंधु हैं और सभी के साथ ही हम लोग को काम करना है। हाँ, एसिंग कंसल्टेंसी क्या करती है कि जब भी किसी का काम लेती है तो 50% पहले ले लेती है, काम शुरू होने के पहले, और 50% काम खत्म होने के बाद लेती है। और जो ये फीस बताई गई है, अगर काम और कठिन और जटिल है तो उसके बाद अतिरिक्त शुल्क बता दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को आप समझें। हमारा एक संस्था का बैंक अकाउंट है, उसके में हम लोग अपना पेमेंट लेते हैं। हम लोग कैश पैसा नहीं लेते हैं, कैश लेने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। और इस संपूर्ण जो शुल्क आपसे लिया जा रहा है उस पर 18% GST भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि एसिंग कंसल्टेंसी एक GST रजिस्टर्ड संस्था है, हमें भी टैक्स देना पड़ता है 18%। तो ये थोड़ा सा परिचय मैंने अपने बारे में बताया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी संस्था का जो डिटेल है वो अवेलेबल है। अगर आप हमसे अपना ITR कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ आपका उचित आपको लगे, आपको वहाँ पे अपना ITR कराना चाहिए, क्योंकि वकील और अपना कर सलाहकार जल्दी जल्दी नहीं बदले जाते हैं। आप जहाँ पे हैं आप वहीं पे रहें और अपना कार्य वहाँ कायदे से करें। मेरी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, आप इनको देखते रहिए और टैक्स के बारे में और जो हमारे नॉर्मल लॉज हैं उनके बारे में आप जानते रहिए, ताकि आप जब किसी के सामने बैठें और जब किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन आप बताएंगे तो खुद वो जानेगा कि आप जानकार हैं और आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं करेगा। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी खुले हुए हैं, आप चाहें तो उनके ज़रिए भी सलाह ले सकते हैं। उसका पूरा भी विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। इसी आशा के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आपको वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे
तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो कहते हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना और क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। अच्छा चलिए देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा नमस्कार।